नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे उपचुनाव में बीजेपी की दिवाली। जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना जीत का परचम लहराया है। रेगांव को छोड़कर रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने भी जीत हासिल की है। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश में एक लोकसभा 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए। आज मतदान के बाद जो मतगणना हुई, मतगणना में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जिस तरीके से बताएं कि आपको लोकसभा खंडवा और पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जोबट विधानसभा कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना वर्चस्व लहराया है और झंडा लहराया है। वहीं बात करें रेगांव की, तो रेगांव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, चूँकि रेगांव विधानसभा सीट भी कांग्रेस की परंपरागत सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी परंपरागत सीट मानी जाती थी। उसके बाद भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और एक अच्छा खासा मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। इसमें चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो है परिचय करा दें आपका। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आपने देखे नज़दीक से, हम दिन भर से इस बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में जो मुद्दे थे, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विकास पर मुहर लगाई है। देखिए हृदय जी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, पिछले भी हम लगातार इस उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आज ये कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था इन सीटों को हासिल करने का, या कहिए एक खोया जनाधार वापस पाने का। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ है। एक तो क्या हुआ कि जो उनकी सीटें थी वो तो उनको मिली, हार तो मिली, खासकर उनको जोबट और जो प्रदीपपुर सीट थी जिस तरह से उन्होंने गंवाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बहुत कमज़ोर होगा। आज जो मुद्दे हैं, आज अभी जो मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, या मतलब यदि बात करें कि महंगाई का मुद्दा हो, तो ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि शायद मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 दशक में इससे खराब स्थिति प्रदेश की जो है कभी हुई होगी। आज जिस तरह से पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर विश्लेषकों जितने विश्लेषण कर रहे थे, जितने भी एनालिसिस थी, उनमें मानना था कि इस बार ऐसा मौका आया है कि कांग्रेस जो है इसमें एक बड़ी सफलता हासिल कर सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इन बातों से एक बात तो साफ हो गया कि जनता के लिए महंगाई अब मुद्दा नहीं है। और जब महंगाई मुद्दा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय के संकेत मिल रहे हैं यहाँ से। देखिए, सरकार के खिलाफ जो एंटी कमेंसी होता है वो भी देखने को नहीं मिला, है ना। जो जिन वोटों पे आदिवासी वोटों को जिस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन पे कब्जा जमाने की होड़ मची हुई थी, वो भी अंततः भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही चली गई। जो सबसे ज़्यादा जहां आदिवासी मतदाता ने निर्णायक भूमिका में था, उसमें भी देखो आपने जोबट भी सीट गंवा दी कांग्रेस ने। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की राह अभी बहुत मुश्किल होती जा रही है जी। आप पंकज जी की बात करें, 2023 का जो चुनाव सामने है, इसमें इसको माना जाता है कि सत्ता का सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की यदि बात करें तो भाई ठीक है, महंगाई थी, मुद्दे कई सारे ज्वलंत थे, इसके बाद भी जनता ने मुद्दों को तो नकारा ही है। अब जिस तरीके से बताएं कि कांग्रेस पार्टी की जो 2 सीट थी, पृथ्वीपुर और जोबट, दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, एक तरीके से बढ़त तो हासिल की है। क्योंकि नंबर गेन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा है, आगे है। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कहाँ कमज़ोर रही? क्या उनकी रणनीति फेल हुई? क्योंकि कमलनाथ जी लगातार दावा कर रहे थे, उनके बयान में सुने कि वो 4 सीट के जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी परिणाम उनके उलट आए। अरे जी, कांग्रेस की तैयारियां कई स्तर पे कमज़ोर हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये जो लगातार मुद्दा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही कमज़ोर है। आज कांग्रेस को जिस नेतृत्व की जरूरत है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से नहीं मिल पा रहा। और आप दूसरी बात क्या है कि जब आप बहुत सारे लोगों को पद नहीं मिल पाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, नेता प्रतिपक्ष का पद हो, या और भी पहले भी आपने देखा 15 माह की सरकार में भी यही विषय था कि उन्होंने जिस तरह से निगम मंडलों की नियुक्ति रोक रखी थी, आखिर कार्यकर्ता निराश हो जाता है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास सिर्फ नेता हैं, आज कार्यकर्ता नहीं है। आप कोई भी इस पूरी रैली के दौरान एक भी ऐसा कार्यक्रम आप नहीं याद होगा आपको जिसमें कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे कोई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की हो, जहां जिस तरह से आपने देखा होगा सिराज जी आदिवासी घर खाना खा रहे हैं, रात बिता रहे हैं आदिवासियों के साथ, मतलब एक अलग तरह का उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट की। तो कहीं ना कहीं जनमानस में इस पिक्चर का असर होता है।
लेकिन कांग्रेस में पिछले 2 दशक से बात कर रहा हूँ, 2 दशक की राजनीति में आप देखिए यही सबसे बड़ा बदलाव आया कि उनका जो है जमीनी स्तर का कार्यकर्ता गायब होता चला जा रहा है। और जब जमीनी और खास बात है कि इसको ठीक करने के लिए कांग्रेस के पास कोई रणनीति आज भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ लहर में जीतना चाहती है। पिछला जो चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ, भले ही ये कांग्रेस ये कहे कि सरकार हमारे विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन आप अगर पिछले चुनाव भी देखें तो एंटी इनकम्बेंसी जितना प्रभाव करी थी उतना कांग्रेस का विपक्ष की भूमिका उतनी अच्छी नहीं थी चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस के पास जो भी मुद्दे हैं, 15 माह की सरकार में कांग्रेस बार बार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे थे ये लेकिन आप देखिए 2 दशक के बीजेपी के कार्यकाल का कोई भी एक भी मुद्दा कांग्रेस ने ऐसा नहीं उठाया या उन नेताओं या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो लगातार जो पिछले खुद विधानसभा में कांग्रेस ने उठाए थे। पिछले 2 दशक के दौरान या पिछले कह लीजिए 3 सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने जितने मुद्दे उठाए, सरकार में आने के बाद उन पर किसी में कार्रवाई नहीं की। एक भी मुद्दे को ऐसा नहीं लगा कि जब आम आदमी को ये मैसेज जाता, आम मतदाताओं को ये मैसेज जाता कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के पुराने मामले खोलकर कुछ नया मतलब कुछ भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रही है, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश भी नहीं करी। एक बड़े मतलब सिर्फ एक संयम सरकार रही। और कमलनाथ जी की अब उसमें कांग्रेस के लोग भले ही दलील देते हैं कि हमारे कमलनाथ जी का मतलब नेचर ऐसा नहीं है कि बदले की राजनीति करें। बात बदले की राजनीति की नहीं है जी, बात दरअसल क्या है कि जब आप भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करते तो कहीं ना कहीं समर्थन में आता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के मामले तो खूब उठाए लेकिन कभी भी उनका आपने उसमें आगे नहीं बढ़े। लेकिन अच्छा पंकज जी, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए चुनाव में कि जिस तरीके से एक नकारात्मकता का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, लगातार एंटी जो बयान थे, जो बात थी, तो नकारात्मकता का जो माहौल था, लगातार बुराई करना, लगातार कमियों को उजागर करना, लगातार कमियों के खिलाफ करना, क्योंकि आप तो अच्छाई नहीं थी, अब अच्छाई बता के ये वोट लेते तो जनता शायद सपोर्ट करती। आप बुराई कर भी जनता से वोट नहीं ले सकते, ये बात भी जनता ने स्पष्ट कर दी, क्योंकि जितना भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई उस नेगेटिविटी को भी जनता ने नकारा है। मैं उसी मुद्दे पे हृदय जी आ रहा था कि कांग्रेस के साथ एक नहीं कैडर, देखिए कैडर किसी भी पार्टी महत्वपूर्ण है। पंकज बीच रोकना चाहूंगा आपको कि बीजेपी कांग्रेस से प्रवक्ता साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से उमेश शर्मा जी। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में, और आनंद तानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात चल रही है जिस तरीके से कि आज उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। उमेश जी पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, तो जिस तरीके से एक माहौल था, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि पुलिस प्रशासन पैसे का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये लोकतंत्र की स्वाभाविकता है। जो दल या जो प्रत्याशी पराजित होता है वो सत्ता पक्ष पर इस तरह के परंपरागत प्रवचन प्रदान करता ही है। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ है, बूथ फिक्सिंग की गई है, बाहुबल का उपयोग करा गया है और प्रलोभन दिया गया है, भय बनाया गया है, दबाव में मतदाता को लाया गया है। तो ये तो जो पराजित होता है उस पराजित के परंपरागत प्रवचन होते हैं जो हर चुनाव में पराजितों के द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो विजय है, ये लोकसभा में और विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता और मध्य प्रदेश के दृष्टिगत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता का ग्राफ इससे बड़ा है। एक बार फिर प्रमाणित हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो शिवराज सिंह जी चौहान से अतिशय स्नेह करती है और जनता का दिल जीतने में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विशेषकर हमारे पन्ना प्रभारी और बूथ समिति के अध्यक्षों ने जिस प्रकार का परिश्रम करा है, मुझे लग रहा है कि ये सब उसके सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक विजय को दर्ज करा पाई है। आनंद जी, जिस तरीके से उमेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पर जनता ने मोहर लगाई है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही थी 4 सीटें जीतेंगे, क्या हुआ, कहाँ कमियां रह गई? भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, बोलने और करने में बहुत अंतर है। तो किस तरह से संसाधनों का दोहन किया है इन्होंने, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है और आरोप हमेशा कांग्रेस पे ही लगाए। आपने देखा होगा चुनाव परिणाम के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम लोगों ने कांग्रेस का आरोप लगाया गलत तरीके से वोट। अरे भाई, सरकार में आप हो, शासन प्रशासन आपके पास है, आरोप कांग्रेस पे लगा रहा है कि एक नई परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा पिछले चुनावों में हमने देखा था किस तरह से इनके मंत्रियों के क्षेत्र में 48 घंटे तक पोलिंग स्टेशनों की
जो बेटियां हैं वो अब जमा हुई हैं। तो निश्चित रूप से सरकार है भाजपा की, तो अपने हर तंत्र का उपयोग करके और एन कैन पटरेन सत्ता पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। और यही आरोप हमारे नेताओं ने लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग के चुनाव डिक्लेयर करें और जीत की बात करें, क्योंकि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को जिस तरह से चीर हरण करने की इन्होंने कोशिश की है वो कर रहे हैं। लेकिन आनंद जी, एक बात यहाँ देखने को ये आती है कि जिस तरीके से भाजपा ज्यादातर आरोप लगाती रही कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रह गए, लेकिन उसके उत्तर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान खुद जमीनी स्तर पर रुके, आदिवासियों घर भी गए, भोजन भी किया, उनके यहाँ पे चूल्हे की रोटी भी खाई, तो इतने स्तर पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को नेता नजर नहीं आया क्षेत्र में। ये बातें सब बेमानी हैं। जमीन पे काम कुछ नहीं है, केवल किसी के घर में जाना और घर में जाके और बैठ किया जाना, उनके यहाँ खाना खाना, तो क्या विकास हो गया? विकास क्या कर रहे हैं? आज पूरी तरह पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चारों ओर बदायबासी का माहौल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चारों तरफ लूटमार का आलम हो गया है। किसी भी रोड पे आप चले जाओ, कोई ना कोई लूट की घटना हो रही है। इसका मतलब ये रोजगार नहीं है, विकास नहीं है। आनंद जी, बात तो वही है। आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ने गए थे, बेरोजगारी, महंगाई और लूट हत्या, तमाम चीजों लेकर गए थे, जनता ने तमाम मुद्दों को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता ने कोई नहीं नकारा, लेकिन जिस तरह से देखिए जन भावना का तो हम पूरा आदर करते हैं। दोनों टीवी में चल रहा है, चुनाव के रिजल्ट आए ना, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत गए और जोबट भी जीत गए, जिस तरह से पृथ्वीपुर भी जीत गए, एक रेगांव भाजपा हरी, 2-3 रेगांव। चलो बधाई हो आप जी भाई साहब, धन्यवाद। तो लेकिन जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया वो इनको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जहाँ ये हारे हैं वहाँ इन्होंने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। अब सत्ता में आप वो आरोप कांग्रेस पे लगाना, तो ये तो सब लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सम्मान हमें सब करना है और आने वाले समय में जनता और इनको और अच्छी तरह से जवाब देगी। उमेश जी, क्या लगता है आनंद जी जिस तरह कह रहे हैं जनता आने वाले समय में जवाब देगी? जनता पिछले 17 सालों से जवाब दे रही है। वो जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के कानों तक पहुंच नहीं रहा है। अरे दिया था 2 साल पहले आपको जवाब दिया था। आनंद जी आ गए आप। जब आप बोल रहे थे मैं कितना धैर्यपूर्वक सुन रहा था आनंद जी। मेरा निवेदन है कि आप भी 2 मिनट धैर्यपूर्वक सुने और जिस समय आप बोलेंगे मैं राय बराबर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पिछले 17 सालों से कांग्रेस पार्टी के कानों तक ये जनता का जवाब पहुंच नहीं पा रहा है। और जो आदरणीय आनंद जी भाई साहब कह रहे हैं कि हमने पिछले चुनाव में जनता ने जवाब दिया था, तो वो जनता ने जो जवाब दिया था उस जवाब का जिस तरह से आपने अनादर करा है, उसका परिणाम ये हुआ है कि आपकी पूरी सरकार सड़क पर आ गई। आपकी कठिनाई ये है कि आपका नेतृत्व जो है वो शून्यता का शिकार है, जड़ता का शिकार है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी को रहना है, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी को रहना है। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहेंगे। नाई, वीर, बावर्ची, भिस्ती सारी भूमिकाओं का निर्धारण वो स्वयं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अपने अंतर्विरोधों के कारण आपकी सरकार गिर गई थी। हमारा तो उसमें कोई हाथ नहीं था। जिस समय आप चुनाव के मैदान में उतरे थे, हमने तो नारा दिया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। हम तो कमलनाथ जी को चुनौती मानते नहीं थे। हम तो मानते थे कि चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया। और चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि चलते हुए लाक्षागृह का निर्माण करा गया। ऐसे कोहिनूर को कांग्रेस पार्टी ने गवा दिया, जो कांग्रेस का एक संभावनाशील चेहरा आने वाले कई दशकों तक मध्य प्रदेश में बन सकता था। पर कांग्रेस का ये जो थका हुआ और बुजुर्ग नेतृत्व है वो नौजवानों के हकों से उसको वंचित करता रहा है। इन्हीं कमलनाथ जी ने अभी खंडवा लोकसभा के सर्वे में यह कहकर उपहास उड़ा दिया कि अरुण यादव का तो नाम सर्वे में नहीं है, सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम सर्वे में है। और अरुण यादव जैसे इतने कद्दावर नेता जो वहां के सांसद रहे हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनका नाम सर्वे में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ये जिस प्रकार का नौजवानों के साथ अपने नेताओं को हनन कर रही है, उसका दुष्परिणाम कांग्रेस ने भोगा। आनंद जी, उमेश जी की बात बाकी बड़ा गंभीर है। जिस तरह के अरुण यादव का नाम सर्वे में था, क्षेत्र सक्रिय थे, लेकिन कमलनाथ जी ने जिद के चलते एक बार फिर पर टिकट काटा, टिकट नहीं मिला। क्या वो हालत कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र आरोप भी लगा सकते हैं। भाई अब ये विकास की बात क्यों नहीं करते कि हमने विकास क्या किया, उसकी बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि हमने चुनाव प्रबंधन अच्छा था।
मतलब ये कि आपको केवल चुनाव प्रबंधन से मतलब है, आपको विकास से लेना देना नहीं है। आप आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही बात तो करे कि विकास के दम पर जनता ने वोट दिया उनको। छोड़ के करें, उन गद्दारों की बात करेंगे जो कांग्रेस को छोड़ गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। विकास कहीं नहीं है, विकास चारों तरफ शून्य है, केवल प्रबंधन इन्हें आता है कि भैया हमारे बूथ तक है, पन्ने तक है, लेकिन विकास का है। विकास को पन्ने वालों से बोले कि विकास का राय देखें, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे पोलिंग बूथ के स्टेशन पर हमने क्या विकास किया, उसकी बात करें तो और अच्छी बात है। साथ में अगर ये वोट डलवाने के अलावा जो उसके आसपास के क्षेत्रों का वहाँ कितना विकास हुआ उसकी भी बात करें, उसकी भी समीक्षा करें, उसकी भी देखरेख करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उमेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि खंडवा लोकसभा, उसके बाद पृथ्वीपुर, जोबट तो ठीक है, पर रेगांव में ऐसी क्या कमियां रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से परिस्थिति भांप नहीं पाई? क्योंकि जिस तरीके से पुष्पराज बागरी लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, उनको दरकिनार करते हुए आपने प्रतिमा बागरी पर दाव लगाया, वो दाव आपका सफल नहीं हो पाया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो दाव लगाने में और जुआ खेलने में विश्वास करती नहीं है। बहुकोणीय दृष्टिकोणों से विचार करा जाता है, जिस समय प्रत्याशी के नाम पर अंतिम निर्णय करा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन था कि हम प्रतिमा बागरी जी को चूंकि हमने भारतीय जनता पार्टी जो है, बहुत गंभीर बात बताता हूँ, हम भविष्य की भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करने के लिए निकले हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नवाचार हो रहा है। हमने एक आयु सीमा तय करी कि इस आयु सीमा के वर्ग के नौजवानों को मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष होगा तो इस आयु वर्ग का 50 तक का होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो स्वयं है वो 50-55 की आयु के हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय करा कि हम वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं देंगे। आप खंडवा का प्रयोग देख लीजिए, ऐसा ही प्रयोग हमने रेगांव में भी करा था। ठीक है, रेगांव के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार करा है, हम उन जनता का जो निर्णय है उसको शिरोधार्य करते हैं, वो हमारे लिए अंतिम है। हम आत्म अवलोकन करेंगे, उस बात की समीक्षा करेंगे और हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं कि रेगांव में हमको पराजय प्राप्त हुई है और इन पराजयों के जो कारण है उनकी पड़ताल करेंगे और उन कारणों की समीक्षा करने के बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उमेश जी, वीडी शर्मा जी ने खुद इस बात को कहा था कि यूथ और बूथ की बात तो कही थी, लेकिन आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं धर्मेश चतुर्वेदी जी, रेगांव के रहने वाले हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट खबरदार से कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्र में थे उनको दरकिनार किया गया, तवज्जो नहीं मिला। यही वजह है कि घर बैठे रहे, उन्होंने काम नहीं किया। चाहे बात राजेंद्र शुक्ला की हो, चाहे वहाँ पर गणेश सिंह जो सांसद है वो, चाहे आपके रामचंद्र पटेल हो, मंत्री भी वहाँ से हैं, तो तमाम लोगों ने वहाँ पर जो सक्रियता से काम करना चाहिए था, काम नहीं किया। एक आध दो चार नाम अपवाद के हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों ने भी काम नहीं करा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका निर्माण कार्य पद्धति से होता है, वो अपने राजनीतिक संगठन के आकार को विस्तार देने के लिए अपने निजी हितों को कभी भी तवज्जो नहीं देता है। हमारे व्यक्तिगत हित गौण होते, हमारे व्यक्तिगत हित नगण्य होते, हमारे व्यक्तिगत हित शून्य होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारा राजनीतिक संगठन विस्तारित हो, हमारा राजनीतिक संगठन की स्वीकार्यता समाज जीवन में बहुप्रसारित हो, हम लोग अपने कार्य का विस्तार करते चले जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ध्येय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं भी ना कोई सेबोटेज कराए ना घात कराए। निश्चित रूप से वहाँ की जो जनता थी उसका जो आशीर्वाद था उससे हम कहीं वंचित रह गए। मैंने कहा है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे और आत्मविश्लेषण करने के बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये प्रयत्न करेंगे कि अगली बार रेगांव के में भी भारतीय जनता पार्टी जो हमारी परंपरा सीट रही है वहाँ का मतदाता वापस हमारे साथ जुड़ाव महसूस करेगा। नहीं, विंध्य क्या 2 चुनाव हुए, पिछली बार एक हुआ था चित्रकूट का, तो वहाँ नीलांश चतुर्वेदी चुनाव जीते थे। इस बार फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो फिर भारतीय जनता पार्टी हाथ से खसक गई, क्योंकि रेगांव भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का सीट मानी जाती है। कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र के परिपक्व होने का प्रमाण है। जो कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप कर रही है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, बाहुबल का प्रयोग हुआ है, तो रेगांव चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ हुए हैं। अगर केवल हम कांग्रेस के मित्रों के आरोपों के आधार पर चुनाव जीते होते तो संभवतः रेगांव भी हम जीतते। तो हमने तो इस चुनाव में इस प्रकार का कोई भी जो दुराचरण है सत्ता के स्तर पर वो करा नहीं है। अंतिम निर्णय जनता ने करा है और रेगांव की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो पर्याप्त आशीर्वाद नहीं दिया है। हम प्रयास करेंगे कि अगली बार और विनयशीलता के साथ और प्रामाणिकता के साथ रेगांव की जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होंगे।
आनंद जी, कांग्रेस पार्टी नेता एकजुट क्यों नहीं थे, क्या वजह थी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप दावे कर रहे थे, काम करने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दे भी काफी थे, फिर भी क्या ऐसी मोटी वजह रही कि जो एकजुट नहीं हो पाए कांग्रेस के नेता? नहीं, हमारे सब नेता और कार्यकर्ता एक थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई बिखराव नहीं था। लेकिन जो मैंने बोला ना, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग उन्होंने किया और हर जगह करने की कोशिश की। अब एक जगह अगर हम जीत गए और उसके रिजल्ट इसलिए आया कि वो हम कांग्रेस के फेवर में ज्यादा। उमेश जी वही बात तो कह रहे हैं भाई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, रेगांव में भी सरकार उन्हीं की थी, मंत्री थे, सांसद तमाम लोग वहां मौजूद थे। तो ये जो धन बल, प्रशासनिक बल, पैसे के बल जो उपयोग की बात आप कर रहे हैं, तो रेगांव में कर सकते थे, वो तो वहां पे ही नहीं किया। नहीं, इनने हर जगह कोशिश की और रेगांव में जो सफल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी इनकी प्रति थी और इनके कार्यकर्ताओं की थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सरकारी तंत्र का दोहन किया, यही सब देखा। आपने देखा होगा कि जब चुनाव के बाद किस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा इन्होंने, किस तरह से तंत्र को खरीदने दबाने की कोशिश की। ये सब चीजें इसी चीज की परिणति है कि दबाव, झूठ बोलो, इस तरह बोलो कि उसके साथ साबित करो, इसी की परिणति है। ये सब चीजें सामने आ रही है। लेकिन जनता इसके बाद भी सर्वोपरि है। जनता का जो जनादेश होगा वो हम सर्वमान स्वीकार करें। चलिए, अभी आपका लौटता हूँ। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से सुना आपने, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, दोनों का अपना अपना तर्क है। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने धन बल के आधार पर सत्ता का उपयोग कर चुनाव जीते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, बल किसने कौन सा यूज किया अलग मुद्दा है, लेकिन एक बात तय है कि इस महंगाई के दौर में भी लोगों ने कांग्रेस के साथ जाना उचित नहीं समझा। मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि भले ही हमारा दम निकल जाए, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी से हमें नाराजगी हो, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो एक मत तो स्पष्ट कर दिया जनता ने कि हम कांग्रेस के साथ फिलहाल जाने को तैयार नहीं है। अब रही बात आप अलग अलग सीटों की, अगर हम विश्लेषण करते हैं तो देखिए, रायगांव में जो मामला सिर्फ टिकट का नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं भितरघात की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थानीय नेताओं का, बड़े नेताओं का इसमें शामिल न होना, वो भी एक बड़ी वजह बनती है। क्योंकि बिंद क्षेत्र जो है वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप देखो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहा, जहाँ पे बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो जिस तरह से अभी जो रिजल्ट आया, तो चूंकि वो वहाँ पे एक जातिगत गणित भी बहुत तेजी से उभरता है बिंद क्षेत्र में, काफ़ी हद तक वो उत्तर प्रदेश चुनाव के जैसा होता है। जो बिंद का चुनाव जो रहता है उसमें जाति को बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्षत्रिय वोटों का ना आना सामने, जिस तरह से क्षत्रिय वोटों का सामना ना आना एक अपने आप में बड़ी वजह है कि क्षत्रिय वोटों ने भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिया। अब खंडवा की बात करें या अपन जो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट की बात करें, तो खंडवा लोकसभा में जी क्या है कि अरुण यादव का टिकट करते ही भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो गई थी। क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा नाम है, एक अरुण यादव के पिताजी का एक बड़ा नाम है, तो जो एक अपने आप में बड़ा लंबे समय तक उन्होंने सहकारिता की राजनीति करी उनके पिताजी ने, तो वहाँ पे एक अभी भी प्रभाव परिवार का है। लेकिन जिस तरह से उनका टिकट काटा गया, वो आश्चर्य करने वाला था। ये तय था कि ये मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया। इस पे अपने भी बहुत लंबी चर्चाएं की कि आखिर अरुण यादव को टिकट करने की वजह क्या रही। फिर जब आपने टिकट काट दिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के जो दौरे भी देखे गए, वो अभी वहाँ भी वो ऐसी उस दर से जब मतलब जमीनी दौरे दिखाई नहीं दिए, सिर्फ रैली करते नजर आए। लोगों से जुड़ना और रैली करना दो बड़ी अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। वजह क्या है कि वही कैडर की बात है। लेकिन खैर, इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण चुनाव थे, जोबट और प्रदीपपुर, शायद यही एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा वो था। लेकिन वहाँ भी हार का सामना पड़ा। प्रदीपपुर में स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी से ऐसी उम्मीद थी कि उनके पित्र जो है शायद इसमें अपनी सिंपैथी वोट के दम पर भारतीय कांग्रेसी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने शायद इस परंपरागत सीट कांग्रेस की है और शायद उन्होंने इस परिवारवाद पे अब ज़्यादा आगे भरोसा करना उचित नहीं समझा। यही वजह रही कि थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अंतर से ये चुनाव हारे हैं, है ना। ऐसे जोबट का मामला है। जोबट में क्या आदिवासी क्या कांग्रेस को लग रहा था कि आदिवासी उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों के खिलाफ अपराध के मामले में काफ़ी पिछड़ती दिखाई दे रही थी। आप देखिए, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से धड़ाधड़ आदिवासियों पे कार्यक्रम हुए, अमित शाह आए, बड़ी रैली की, आदिवासियों को लेके तमाम घोषणाएं की गई सरकार द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं कन्विंस करने में कामयाब हो गए। और अगर उनको लगता है कि कांग्रेस से उनको दिक्कत थी,
तो भी वो भारतीय मतलब कांग्रेस के साथ नहीं गया ना, बड़ा आश्चर्यजनक है। तो इस उपचुनाव से बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि जनता के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और ये सिर्फ कांग्रेस के उठाने की बात नहीं है, व्यक्ति स्वयं में भी अनुभव वाली बात है। महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा अगर विपक्ष नहीं भी उठाए तो हमें आपको मतलब नॉर्मली हमको लोग महसूस होता है कि पेट्रोल 120 रुपये हो गया, आज 67-68 रुपये से पेट्रोल 120 रुपये, थोड़ा बहुत अंतर नहीं है। लेकिन आप देखिए अभी भी चाहे विरोध प्रदर्शन हो, असंतोष की बात हो, दोनों नहीं है, आप नहीं देखने को मिला चुनाव में। नहीं, जिस तरीके चुनाव की बात चल रही है कि लगातार वाकई जो कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, कांग्रेस यदि कमज़ोर हो रही है तो आखिर वजह क्या है, प्रदेश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता का मूड क्या है, उसके हिसाब से यदि कांग्रेस रणनीति बनाती तो शायद सफल हो जाती। ये एक तमाम विषय चर्चा के हैं। पंकज जी, आप चर्चा में जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात चल रही है मध्य प्रदेश के उपचुनाव परिणाम को लेकर, तो जो कांग्रेस के खिलाफ जो परिणाम आए हैं, इसमें वाकई एक चिंता का विषय खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ चूक कर गई। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा किया था, कमलनाथ जी लगातार जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे वो स्ट्रेटजी सफल नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की जनता का आखिर मूड क्या था, क्योंकि मुद्दे कई सारे थे, महंगाई था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित, आदिवासी, तमाम अत्याचार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने थे वो नहीं आए। 2 सीट कांग्रेस की परंपरागत रूप से मानी जाती थी, जोबट, पृथ्वीपुर, वो तक कांग्रेस पार्टी के हाथ से चली गई। तो ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार मजबूत होने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है। और रही बात बीजेपी की, तो रेगांव के अंदर भी जिस तरीके से भीतरघात की जो लगातार शिकायतें मिल रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो बीजेपी को वहाँ पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, एक उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो बेहतर परिणाम पर पहुँच पाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाज़त, नमस्कार। दीपावली पर पाएं सिटेक्स फर्नीचर के खास उपहार। सिटेक्स फर्नीचर अब भोपाल की सभी दुकानों पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध। उच्च क्वालिटी की कुर्सियां, टेबल, डाइनिंग टेबल, इसके साथ ही पाएं सभी प्रकार के प्लास्टिक फर्नीचर सिर्फ सिटेक्स फर्नीचर पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत